दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग है। पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान परिवार में एक माँ और उसका बेटा भोला दो ही सदस्य थे। बेटा भोला कुंवारा था। गांव में काम धाम ना होने के कारण एक दिन बेटा माँ से बोला, माँ, मैं कल काम की तलाश में शहर जाऊँगा। तू मेरे रास्ते के लिए खाना और मेरे खर्चे के लिए 100 रुपये का बंदोबस्त कर देना। तो माँ ने किसी पड़ोसी से 100 रुपये लाकर उसको दे दिए और अगले दिन भोला 100 रुपये लेकर शहर की ओर चल दिया। शहर का रास्ता एक चिड़ियाघर के किनारे से होकर जाता था। भोला रास्ते से जा रहा होता है। जैसे ही भोला चिड़ियाघर के पास से गुजरा तो एक पिंजरे में एक कौवा दिखाई दिया और कौवे ने भोला को देखते ही कहा, हे राहगीर भाई, 1 मिनट समय निकालकर मेरी बात तो सुन ले। तो भोला अपने नाम की तरह मन से भी भोला था और कौवे की पुकार सुनकर भोला रुक गया और कौवे के पास पहुंचा तो कौवे ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, हे राहगीर भाई, मैं यहाँ इस पिंजरे में बहुत दिनों से कैद हूँ और इस चिड़ियाघर का मालिक मुझे बहुत सताता है। अगर तू मुझे इस कैद से आज़ाद करा दे तो मैं ज़िंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूँगा। इस पर भोला बोला, अरे भाई कौवे, मैं तेरी कैद कैसे छुड़ा सकता हूँ? तेरे पिंजरे से तो ताला लगा है। इतना सुनते ही कौवा बोला, कैद छुड़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह रास्ता है इस चिड़ियाघर के मालिक को अगर तेरे पास 100 रुपये हों तो उसको दे दे। 100 रुपये लेकर इस चिड़ियाघर का मालिक मुझे आज़ाद कर देगा। हे राहगीर भाई, अगर तेरी रहमत हो जाए तो मेरा जीवन बच सकता है। इस चिड़ियाघर का मालिक मुझे भरपेट भोजन तक नहीं देता है। कौवे की इतनी बात सुनते ही भोला ने बिना कुछ सोचे विचारे कौवे को आज़ाद कराने के लिए चिड़ियाघर के मालिक को बुलवाया और कौवे को आज़ाद करने के लिए कहा। तो मालिक ने कौवे को आज़ाद करने के बदले 100 रुपये मांगे और भोला ने अपनी जेब से अपने खर्चे के लिए रखे पैसे निकालकर चिड़ियाघर के मालिक को दे दिए और कौवे को आज़ाद करा दिया। आज़ाद होने के बाद कौवा भोला से बोला, हे राहगीर भाई, यह आज़ाद ज़िंदगी तेरी दी हुई है और तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगा। आज से हम एक दूसरे के एक सच्चे और अच्छे दोस्त बनते हैं। और दोस्त, मेरा ठिकाना फला फला जगह पर एक पेड़ पर है। जीवन में तेरे सामने कोई भी मुश्किल आ जाए और उस मुश्किल में मैं तेरे कुछ काम आ सका तो मेरा सौभाग्य होगा। मेरे पास बेझिझक चले आना। इतना कहते ही कौवा वहाँ से उड़ चला और इधर खर्चे के पैसे समाप्त हो जाने के कारण भोला घर वापस लौट आया। घर लौटने पर माँ ने पूछा, भोला क्या हुआ, शहर से बड़ा जल्दी आ गया? इस पर भोला बोला, माँ, मैं शहर पहुँच ही नहीं पाया। क्यों? तो भोला ने रास्ते का सारा वाक़या बता दिया। इस पर माँ बोली, जाने दे, कोई बात नहीं। अगले दिन भोला फिर माँ से बोला, माँ, तू आज और 100 रुपये की व्यवस्था कर दे और खाना बना दे, मैं काम करने शहर जा रहा हूँ। बूढ़ी माँ ने फिर किसी पड़ोसी से 100 रुपये उधार लेकर भोला को लाकर दे दिए और रास्ते के लिए खाना पैक कर दिया। भोला रुपये और खाना लेकर शहर के लिए चल दिया। शहर का रास्ता उस चिड़ियाघर के पास से होकर ही जाता था, इसलिए भोला फिर से उसी रास्ते पर चिड़ियाघर के करीब पहुंचा तो एक पिंजरे में एक बंदर बंद था। बंदर ने जैसे ही भोला को देखा तो उसने आवाज़ दी, हे राहगीर भाई, भगवान के वास्ते मेरी बात सुन ले भाई। भोला के कानों में जैसे ही बंदर की करुणा भरी आवाज़ कानों में पड़ी तो भोला रुक गया और बंदर के पास पहुंचा। भोला को पास में आते ही बंदर बोला, हे राहगीर भाई, इस चिड़ियाघर का मालिक बड़ा निर्दयी है। मुझे भूखा रखता है, कर्तव्य दिखाने के लिए मजबूर करता है, बेरहमी से पीटता है। इसलिए राहगीर भाई, जिस तरह से कल तूने कौवे की बंद छुड़ाई थी, बंद मतलब कैद, इसी तरह आज मेरे ऊपर भी रहमत कर दे, मुझे बचा ले। मैं तेरा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। इतना सुनते ही भोला का मन पसीज गया और माँ से मिले 100 रुपये जो खर्चे के लिए थे, उन पैसों को निकालते हुए चिड़ियाघर के मालिक को बुलवाया और मालिक से कहा, आप इस बंदर की रिहाई का क्या लोगे? तो चिड़ियाघर के मालिक ने बंदर का भी
रिहाई का 100 रुपये बताया। भोला ने अपनी जेब से खर्चे वाले पैसे निकालकर मालिक के हाथ पर रख दिए और बंदर के पिंजरे का दरवाज़ा खुलवाते हुए कहा, बंदर भाई जा जी ले अपनी ज़िंदगी आज़ाद होकर। और इतनी बात सुनकर बंदर बोला, हे रागीर भाई, आज तूने मुझे नई ज़िंदगी दी है, इसलिए मेरी ज़िंदगी पर तेरा अधिकार रहेगा और आज से हम तुम एक अच्छे दोस्त बनते हैं। दोस्त, तेरे जीवन में कभी भी ईश्वर ना करे कोई मुश्किल आ जाए तो मुझे याद ज़रूर कर लेना। मेरा ठिकाना फला फला स्थान पर है। इतना कहकर बंदर भी वहाँ से अपने ठिकाने की ओर चला जाता है और भोला खर्चे वाले पैसे समाप्त होने पर फिर से घर वापस आ जाता है। भोला के घर पहुँचते ही माँ कहती है, क्या आज भी कल वाला कारनामा करके आ गया? तो भोला बोला, माँ, मैंने तेरे पैसे कहीं गलत जगह पर नहीं उड़ाए, मैंने किसी की जान बचाई है, इसलिए माँ तेरा पैसा खारित नहीं गया। लेकिन माँ, तुम मेरे लिए एक बार और 100 रुपये का बंदोबस्त कर देना, मैं अब की बार ज़रूर ही शहर चला जाऊंगा। तो माँ को कुछ विश्वास हो गया और अगली सुबह फिर किसी पड़ोसी से 100 रुपये मांग कर ले आई और भोला को दे दिए और खाना बना दिया। 100 रुपये और खाना लेकर भोला कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण फिर उसी रास्ते पर शहर जाने के लिए चल दिया। भोला जैसे ही चिड़ियाघर के बराबर पहुंचा तो एक पिंजरे में से लिरिया मतलब भेड़िया भोला को देखकर बोला, हे रागीर भाई, 1 मिनट का समय निकालकर मेरी भी सुन ले, तेरी बड़ी कृपा होगी। इतना सुनते ही भोला किसी असहाय जीव की करुण पुकार को नज़रअंदाज करके आगे न बढ़ सका और लिरिया के पास आ गया। भोला जैसे ही लिरिया के पास पहुंचा तो लिरिया बोला, हे रागीर भाई, मैं इस पिंजरे में बहुत दिनों से बंद हूँ और मैं जब से बंद हूँ तब से मुझे भरपेट भोजन नहीं मिल पाया है। अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन अब अधिक समय का नहीं है, इसलिए रागीर भाई, जिस तरह से तुमने कोई और बंदर की बंद छुड़ाई है, वैसे ही तुम्हारी रहमत मुझ पर भी हो जाए तो मुझे एक नया जीवन मिल सकता है, जिसे मैं तुम्हारा ऋण समझकर सारी ज़िंदगी जीऊँगा। लिरिया की इतनी बातें सुनकर भोला का मन करुणा से भर आया और चिड़ियाघर के मालिक को बुलवाया और लिरिया को आज़ाद करने का मूल्य पूछा तो मालिक ने उसका भी 100 रुपये बताया। भोला ने माँ से मिले अपने खर्चे वाले पैसे मालिक को दिए और लिरिया को भी आज़ाद करा दिया। पिंजरे से आज़ाद होते ही भोला से बोला, हे रागीर भाई, आज तूने मुझे नई ज़िंदगी दी है, आज से हम दोनों दोस्त हुए। दोस्त, मेरा ठिकाना फला फला जगह पर है, तेरे जीवन में कोई भी मुश्किल आ जाए तो अपने इस गरीब दोस्त को याद ज़रूर कर लेना। इतना कहकर लिरिया भी वहाँ से रवाना हो गया और भोला पैसे समाप्त हो जाने के बाद भोला फिर से घर वापस आ जाता है। भोला के घर वापस लौटते ही माँ ने लगे हाथों ले लिया और बोली, बजमारे, 100 रुपये करके मुझसे तू 3 बार ले गया और 300 रुपये का मुझे बस्ती का कर्जदार कर दिया, आज तो मैं तेरी खबर लेकर रहूँगी। और माँ ने 2-4 संटी भोला को लगा दी। 2-4 संटी लगा देने के बाद माँ तो आखिर माँ होती है, माँ की ममता उमड़ी और भोला को अपने सीने से लगा लिया। अगली सुबह भोला माँ से फिर बोला, माँ, मुझे तू आखिरी बार 100 रुपये और ला के दे दे, मैं इस बार उस रास्ते से जाऊंगा ही नहीं और शहर जाकर कुछ पैसे कमाकर लाता हूँ, जिससे घर अच्छे से चल सके। इस बार माँ को कुछ भरोसा हो गया और माँ ने मोहल्ले में से पैसे उधार लाकर दे दिए और रास्ते के लिए खाना बना दिया। भोला खाना और पैसे लेकर शहर के लिए चल दिया, लेकिन शहर जाने का एकमात्र रास्ता वही था जिस रास्ते में चिड़ियाघर पड़ता था। इस बार ना चाहते हुए भी भोला को उसी रास्ते से जाना पड़ा और पिंजरे की तरफ पीठ फेर कर जा ही रहा था कि एक पिंजरे में एक इंसान कैदी बंद था, जिसे राज्य बदर की सज़ा मिली थी और उसे अज्ञात जगह चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद किया गया था। उस कैदी ने भोला को रोका और कहा, अरे इंसानियत के देवता, तूने जानवरों पर इतनी रहमत बरसाई है तो थोड़ी सी रहमत मेरे सर पर भी कर दे।
मैं तो फिर भी इंसान हूँ, मैं भी सारी ज़िंदगी तेरा एहसान मानूंगा। और यह जानवर क्या काम आएंगे जो मैं नहीं आ सकता। मैं यहाँ पिंजरे में बहुत ही परेशान हूँ। इतना सुनते ही भोला अपने दिल के हाथों मजबूर हुआ और चिड़ियाघर के मालिक को बुलवाया। भोला ने जब कैदी इंसान को रिहा करने के बारे में पूछा तो मालिक ने वही 100 रुपये की राशि का हवाला दिया और भोला ने अपनी माँ के दिए हुए पैसे निकालकर मालिक के हाथों पर रख दिए और कैदी इंसान को रिहा करा दिया। रिहा होने के बाद कैदी ने भोला को धन्यवाद दिया और अपने ठिकाने का पता बताया और वहाँ से चल दिया। इसके बाद भोला फिर से लौटकर अपने घर आ जाता है और माँ ने उसको खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद माँ कहती है, अब तेरा एक ही इलाज है कि तेरी शादी कर दी जाए, तभी तू सुधरेगा। और माँ कुछ दिनों में एक अच्छी सी लड़की देखकर भोला की शादी कर देती है। शादी हो जाने के बाद भोला और भोला की पत्नी सुधा और माँ गांव में किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे होते हैं कि अचानक माँ का स्वर्गवास हो जाता है। माँ का स्वर्गवास होते ही भोला और भोला की पत्नी सुधा काफ़ी मुश्किल में आ जाते हैं। खाने पीने तक की मुश्किल होने पर एक दिन सुधा भोला से कहती है कि स्वामी, अब घर में खाने पीने की भी दिक्कत हो गई है, क्यों ना आप अपने किसी दोस्त से मदद ले लेते, नहीं तो अब भूखे ही सोना पड़ेगा। तो भोला कहता है कि ठीक है देवी, आप कहती हो तो मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ जो मैंने माँ के होते समय 4 दोस्त बनाए थे, उनमें से एक है, तो ठीक है जल्दी जाइए, सुधा कहती है। इस पर भोला अपने दोस्त कौए के पास पहुँचता है। कौआ अपने दोस्त भोला को देखकर अति प्रसन्न हुआ और अपने दोस्त का स्वागत करते हुए उसको अपने ठिकाने पर एक पेड़ के नीचे बिठा देता है और भोला के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने चला जाता है। कौए ने किसान की बारी में से मीठे मीठे फल लाकर भोला के सामने रख दिए। इसके बाद कौआ पानी लेने चला जाता है और किसी पात्र में पानी ले आता है। पानी लाने के बाद कौआ अपने मित्र भोला से कहता है, हे मित्र, सबसे पहले तो तुम अपनी भूख प्यास मिटाओ। भोला ने बड़े प्रेम से भोजन किया और भोला के भोजन कर लेने के बाद कौए ने पूछा, हे मित्र, अब तुम अपने आने का प्रयोजन बताओ। तो भोला बोला, मित्र, जब तक माँ थी तो हमें कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन माँ का स्वर्गवास होने के बाद धन की कमी के चलते अब हम पति पत्नी बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे हैं। हमारे सुबह खाना खाने के बाद शाम का भी ठिकाना नहीं है। इतना सुनते ही कौआ बोला, बस करो मित्र, अब आगे कहने की ज़रूरत नहीं है और तुम थोड़ी देर यहीं पेड़ के नीचे बैठो और मैं यूं गया और यूं आया। भोला को पेड़ के नीचे बिठाकर कौआ वहाँ से उड़ चला और अपने करीबी शहर में एक साहूकार की बेटी जो अपनी अटारी पर अपना नौल का हार उतारकर एक खूंटी पर टांग कर नहा रही थी, मौका लगते ही कौए ने हार को उतारा और वहाँ से वापस अपने मित्र के पास उड़ चला। अपने दोस्त भोला के पास पहुँचकर भोला से कहने लगा, दोस्त, यह ले, तेरी सारी मुश्किलों का हल मैं ले आया हूँ, इसे ले जाकर अपने शहर के बाज़ार में बेच देना और इससे तुझे इतना पैसा मिल जाएगा कि तुझे अब पूरी ज़िंदगी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भोला उस नौल का हार को लेकर अपने घर आ जाता है। तो सुधा ने पूछा, कैसे लौटे हो? दोस्त ने कुछ मदद की या नहीं की? भोला ने अपनी जेब से नौल का हार निकालकर अपनी पत्नी सुधा के हाथों पर रख दिया। नौल का हार देखकर सुधा की आंखें चौंधिया गईं और सुधा बोली, स्वामी, आपके दोस्त ने तो हमें मालामाल कर दिया। भोला बोला, हाँ प्रिय, अब इसे बाजार में बेच आते हैं और घर का सामान बना लेते हैं। ठीक है स्वामी। भोला हार को बाजार में बेच देता है और उनसे मिले पैसे से अपने घर की दशा बदल देता है और अपनी पत्नी सुधा के साथ चैन से रहने लगता है। कुछ ही दिन बीते थे कि सुधा के मन में लालच ने जन्म ले लिया कि 4 दोस्तों में से एक दोस्त ने हमें इतना मालामाल कर दिया, तो अभी तो 3 दोस्त बाकी हैं और क्यों ना उन्हें एक एक करके सभी के पास भेजा जाए, जिससे हम खूब धनवान हो जाएं। ऐसा सोचकर सुधा भोला से बोली, स्वामी, क्यों ना आप अपने अगले दोस्त के पास चले जाते? तो भोला बोला, क्यों देवी, अब हमें क्या कमी है? हमारे पास पहले से ही इतना धन है, जीते जी वही समाप्त नहीं होगा। तो सुधा बोली, स्वामी, जब एक कौए ने हमें
इतना माला माल कर दिया है तो अभी तो तुम्हारे 3 दोस्त बाकी हैं, वह हमें कितना माला माल कर देंगे। इतना सुनते ही भोला बोला, देवी ज़्यादा लालच ठीक नहीं है। नहीं स्वामी, आपको जाना ही पड़ेगा। सुधा त्रिया हट पर उतर आती है और भोला को दूसरे दोस्त बंदर के पास भेज देती है। भोला जैसे ही अपने दूसरे दोस्त बंदर के पास पहुंचा तो बंदर अपने दोस्त भोला को देखकर अति प्रसन्न हुआ और बड़ी आव भगत के साथ बंदर ने भोला का सत्कार किया और पूछा, दोस्त आज मेरे पास आने का कोई मुख्य कारण या फिर सिर्फ घूमने आए हो? तो इस पर भोला बोला, दोस्त मुझे तेरी भाभी ने धन की कमी के कारण भेजा है। इतना सुनते ही बंदर बोला, दोस्त अब आगे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझ गया, तुम यहीं बैठो और मैं यूं गया और यूं आया। बंदर भोला को अपने ठिकाने पर बिठा जाता है और गुलाटी मारते हुए अपने करीबी शहर के राजा के आंगन में पहुंच जाता है, जहां एक नन्हा राजकुमार खेल रहा होता है, जिसके गले में सोने के हार पर झपट्टा मारकर हार को तोड़ते हुए वहां से भाग खड़ा होता है। राजा का कुंवर होने के कारण बंदर का पीछा करने में तौहीन समझते हुए किसी ने पीछा नहीं किया और बंदर अपने दोस्त भोला के पास पहुंच गया और सोने का हार भोला के हाथों में रखते हुए कहा, दोस्त यह ले, तेरी हर समस्या की दवा मैं ले आया हूँ। अब तुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे बेचकर इससे मिले धन से अपना सुखी जीवन बिताना। इससे इतना धन मिल जाएगा कि तुम पूरी ज़िंदगी इसे समाप्त नहीं कर पाओगे। हार को लेकर भोला अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को हार थमा देता है। हार देखकर पत्नी अति प्रसन्न होती है, लेकिन मन का लालच खत्म होने की बजाय और भी बढ़ जाता है। कुछ दिन शांत रहने के बाद सुधा भोला से फिर कहती है, स्वामी अब तुम्हें अपने तीसरे दोस्त के पास जाना चाहिए। इस पर भोला कहता है, देवी अब तो तुम काफ़ी धनवान हो चुकी हो, इसके बावजूद भी तुम्हारी भूख शांत नहीं हो पा रही। तो सुधा कहती है, स्वामी धन से आज तक किसी की भूख शांत हुई है जो मेरी हो जाए? नहीं नहीं, आपको जाना ही होगा। और सुधा अपने अड़ियल रवैये को अपना लेती है और भोला को जबरन भेज देती है। भोला जब तीसरे दोस्त लिरिया के पास पहुंचा तो लिरिया भी अपने दोस्त भोला को देखकर अति प्रसन्न हुआ और बोला, दोस्त आज कैसे रास्ता भूल गया जो तू मेरे यहाँ चला आया? तो भोला बोला, दोस्त घर में कुछ धन की समस्या है। इतना सुनते ही लिरिया बोला, दोस्त अब आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पेड़ के नीचे मेरी भाट के पास बैठो, मैं यूँ गया और यूँ आया। भोला भाट के पास पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ ही देर में लिरिया अपने साथ किसान के खेत में से ताज़े ताज़े फल, ककड़ी, खरबूजे, तरबूजे इत्यादि ले आता है और अपने दोस्त भोला का पेट भराता है। पेट भरा देने के बाद लिरिया अपनी भाट के अंदर जाता है और जितने भी बच्चे गांव से कस्बों से उठाकर आता था उन्हें खाता था। उन बच्चों ने जो भी ज्वेलरी पहनी हुई थी उसे एक कोने में इकट्ठा कर देता था। सारी ज्वेलरी को लाकर भोला को दे दिया और भोला से बोला, दोस्त आज के बाद तुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तेरा सारा जीवन गुजर जाएगा लेकिन धन समाप्त नहीं होगा। लिरिया से भी धन लेकर भोला अपने घर आ जाता है और सारा धन सुधा का आंचल फैलवाकर उसमें डाल देता है। इतना सारा धन देखकर सुधा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और खुशी से उसके पैर ज़मीन पर नहीं टिकते। कुछ दिन शांत रहने के बाद सुधा फिर से भोला पर दबाव बनाने लगी और बोली, स्वामी अब तुम्हारा एक ही दोस्त बचा है जो कि इंसान है। जब जानवरों ने हमें इतना माला माल कर दिया तो इंसान हमें कितना माला माल कर देगा, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस पर भोला बोला, सुधा क्या तुम्हारी लालच की भूख इतनी बढ़ गई है जो कि इतना सारा धन मिल जाने के बावजूद भी तुम्हारी लालच की भूख शांत नहीं हो रही और बढ़ती ही जा रही है? इतना सुनते ही सुधा बोली, स्वामी मैं कुछ नहीं जानती, आपको बस आखिरी दोस्त के पास जाना है तो बस जाना है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतना सुनते ही भोला जाने पर मजबूर हो गया और अगले दिन अपने आखिरी कैदी दोस्त के पास चल दिया। और भोला अपने कैदी दोस्त के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कैदी दोस्त का एक कोठी प्लांट चल रहा है जो कि एक साल में एक बार इंसान की भेंट लेता था।
कैदी दोस्त ने जैसे ही भोला को देखा तो बड़ी खुशी के साथ उसका अभिनंदन किया। अपने कोठी प्लांट के अंदर में ले गया, अच्छी तरह खातिरदारी की। खातिरदारी करने के बाद कैदी दोस्त बोला, अरे यार बड़े अच्छे समय पर आए हो। तो भोला ने पूछा, अच्छे से क्या मतलब है दोस्त? तो कैदी दोस्त बोला, अच्छे से मेरा मतलब है कि मुझे इस प्लांट को चलाने के लिए हर साल एक इंसानी भेंट देनी पड़ती है, वह चाहे बच्चा हो या फिर बड़ा। इसीलिए मुझे जेल जाना पड़ा था जहाँ से तुमने मुझे छुड़ाया था। इस वर्ष भी मैं लाखों कोशिश करने के बाद भेंट नहीं दे पाया, इसलिए मेरा कोठी प्लांट ठीक से नहीं चल पा रहा है। इसीलिए मुझे एक इंसानी भेंट की ज़रूरत है और वह ज़रूरत तुमने आकर पूरी कर दी। इतना सुनते ही भोला बोला, दोस्त यह तुम क्या कह रहे हो? मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सच कह रहा हूँ। इतना सुनते ही भोला बोला, दोस्त मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैंने तो तुम्हारी बंद छुड़ाई थी और तुम मेरी भेंट देने की बात कर रहे हो। इतना सुनते ही कैदी दोस्त बोला, अरे दोस्त तू ही बता, मैं लाखों रुपए का नुकसान झेलूं या फिर दोस्ती निभाऊं? मुझे हर रोज़ लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है एक भेंट न देने के कारण, इसलिए मुझे तेरी भेंट देनी पड़ेगी। इतना सुनते ही भोला के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वहाँ से निकलने का प्रयास करता है तो कैदी दोस्त उसे चिमनी से बंधवा देता है और कहता है कि दोस्त भेंट देने का समय सुबह का है, शाम का नहीं, इसलिए तुझे कल सुबह तक इस चिमनी से बंधकर ही रहना होगा। शाम को 5 बजने के बाद कारखाने के सभी कारीगर अपने अपने घर चले जाते हैं और इधर कैदी दोस्त भी भोला को चिमनी से बंधवाकर यह सोचकर चिमनी से बंधा है, खुलकर जाएगा कहाँ। कैदी दोस्त भी घर चला जाता है। भोला अकेला कोठी प्लांट में चिमनी से बंधा है और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मुझे बचाइए। इधर शाम होने के कारण सभी पक्षी अपने घरों की तरफ उड़ते हुए लौट रहे हैं। उनमें भोला का दोस्त कौवा भी शामिल था। पक्षियों का झुंड जब उस कारखाने के ऊपर से गुजरा तो कौए की नज़र चिमनी से बंधे भोला पर पड़ जाती है और अपने दोस्त भोला को एक नज़र में ही पहचान लेता है और भोला के पास नीचे उतर आता है और कहता है, दोस्त यह सब क्या है, तू यहाँ इस हाल में? तो भोला कहता है, दोस्त मेरी घरवाली का लालच हमारी दोस्ती पर भारी पड़ गया, यह सब उसी का नतीजा है और मेरी कल सुबह तक की ही ज़िंदगी है। इतना सुनते ही कौवा बोला, दोस्त घबरा मत, हमारे होते हुए तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, थोड़ा धैर्य रख, हम अभी आते हैं। कौवा इतना कहकर वहाँ से उड़ा और अपने साथी दोस्त लिरिया के पास पहुँचा। लिरिया को साथ लेकर बंदर के पास पहुँचा और बोला, दोस्तों आज हमारे दोस्त भोला की जान खतरे में है और हमारी दोस्ती की परीक्षा भी है, इसलिए जल्दी चलो। लिरिया ने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और कौवा आगे आगे, लिरिया पीछे पीछे, तीनों चल दिए और बहुत ही जल्द अपने दोस्त भोला के पास पहुंच गए। वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया। रस्सी खुलवाना संभव नहीं था तो तीनों ने प्लान बनाया और आपस में काम बांट लिए। कौए से कहा, तुम माचिस लेकर आओ, बंदर से कहा तुम मिट्टी के तेल की पीपी लेकर आओ और लिरिया से कहा तुम कपड़े लेकर आओ। तो कौवा उड़ा किसी दुकानदार के यहाँ से माचिस उठाई और चलता बना। लिरिया गया तो अपनी भाट में से जितने बच्चों को उसने खाया था उनके कपड़े उठाए और चलता बना। और बंदर करीबी शहर में गया, वहाँ तेल के कोटा पर जाकर देखा तो एक छोटी सी कैन मिट्टी के तेल से भरी रखी है, तो उसे उठाया और चलता बना। तीनों ने अपने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया और बहुत जल्द भोला के पास पहुंच गए और बंदर ने सारे कपड़े को इकट्ठा किया और उन पर मिट्टी का तेल फैला दिया। इसके बाद सारे कपड़े रस्सियों से लपेट दिए। कपड़ा लपेट जाने के बाद बंदर ने ही माचिस उठाई और तीली जलाकर रस्सी पर फेंक दी और रस्सियाँ जल गईं। अपने दोस्त को आज़ाद कराया। आज़ाद कराने के बाद तीनों दोस्त बोले, हे दोस्त, हमारी सेवा में क्या कमी रह गई थी जो तू इस निर्दयी के पास आया था? तुझे मालूम होना चाहिए यह अपराधी है और अपराधी किसी का सगा नहीं होता। इतना सुनते ही भोला बोला, दोस्तों आपकी सेवा में तो कोई कमी नहीं रह गई थी। आपकी सेवा तो इतनी बड़ी थी कि मैं 7 जन्म में भी खर्च नहीं कर पाता, लेकिन
हमारी दोस्ती पर मेरी घरवाली का लालच हावी हो गया और उसने मुझे अपने लालच का शिकार बना लिया। दोस्तों, आज समय रहते आपको पता नहीं चलता तो ईश्वर ही जाने मेरा क्या हाल होता। मुझे माफ़ कर दो दोस्तों। भोला के इतना कहते ही सभी दोस्त एक दूसरे से लिपट जाते हैं और अपने अपने घरों की तरफ चलने लगे। भोला जब घर पहुंचा तो अपनी पत्नी सुधा से रिश्ता तोड़ते हुए घर छोड़कर जाने लगा। सुधा ने घर छोड़ने का कारण पूछा तो भोला ने आप बीती सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनते ही सुधा अपनी गलती के लिए भोला के पैरों में पड़ते हुए माफ़ी मांगने लगी और तौबा करने लगी कि जीवन में कभी भी अपने आप पर लालच को हावी नहीं होने देगी। भोला ने भी सुधा को माफ़ कर दिया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी को लाइक नहीं किया हो तो अब तो लाइक कर दीजिए और अब मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।